बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हम 3 चैप्टर जो है वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक सिर्फ टॉपिक हमारा उसमें रह गया है जो कि 3.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हम उसको जो है वो आज के अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें स्टूडेंट हमारा टॉपिक नेम है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं, हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज़ में ये टॉपिक मेनली यूज़ होता है। तो इसका क्वेश्चन भी एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग, ये शॉर्ट कभी मौजूद नहीं है। एक आधा MCQs जो है वो एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा आप समझ लें। तो ये भी मैं आपको क्वेश्चन ये कंप्लीट कर देता हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लें। एशेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से ही इस टॉपिक का भी ताल्लुक़ है। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 है एंड टॉपिक इज़ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो बुक के ऊपर लिखी है, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप लोगों ने वो वाली डेफिनेशन को लिख लेना, थोड़ी इजी वर्डिंग में है, तो आपको उसको याद करने में आसानी होगी। तो लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, लेट ए बी a non-zero मैट्रिक्स, यानी एक आपने मैट्रिक्स लेना है जो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, यानी नल मैट्रिक्स नहीं ले सकते आप रैंक फाइंड करने के लिए। सो लेट ए बी अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स, देन नंबर ऑफ non-zero rows in echelon or reduced echelon form of a matrix. Student, let A be a non-zero matrix, then number of non-zero rows, या then total number of, ऐसे कर लें, then total number of non-zero rows in echelon or reduced echelon form of a matrix is called rank of a matrix. सिंपल वर्ड्स कि आपने किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक फाइंड करना है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है कि आपने उस मैट्रिक्स को एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज करना है। जब आप एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो उसके बाद आपने काउंट करना है नॉन ज़ीरो रोज कितनी है। सो द total number of non-zero rows in echelon or reduced echelon form of a matrix, या echelon form बना लें या reduced echelon form बना लें उस मैट्रिक्स की, तो उसमें फिर जितनी नॉन ज़ीरो रोज आएंगी उतना ही उस मैट्रिक्स का स्टूडेंट रैंक होगा। तो इसमें एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, रैंक इन एशेलॉन form is equal to rank in reduced echelon form। यानी एशेलॉन फॉर्म बना के जब आप रैंक फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म से भी रैंक का वही आंसर आएगा। तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में जाना थोड़ा सा लेंथी है, एशेलॉन फॉर्म में जाने के स्टेप उससे कम है, जबकि आंसर सेम आना है। इसलिए हम जब भी रैंक फाइंड करेंगे तो हम अगर कोई बाउंड ना कर दे तो हम एशेलॉन फॉर्म से ही उसको हम कन्वर्ट करके उसका रैंक फाइंड कर लेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि आप एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स लेंगे, उसको एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करेंगे या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। जब वो एशेलॉन या रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा मैट्रिक्स, तो आपने काउंट करना है कि इसमें कितनी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। नॉन ज़ीरो रोज़ की डिटेल हमने
ये जो हमने एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उससे पहले की थी, नॉन जीरो रोज होती है जो जीरो रो ना हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो ना हो उसको नॉन जीरो रोज कहते हैं। तो हमने वो काउंट करनी है कितनी है, जितनी होंगी उतना ही रैंक होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, तो स्टूडेंट ये मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने देखना है कि इसमें नॉन ज़ीरो इसका रैंक क्या है। तो स्टूडेंट ये देख लें कि ये एशेलॉन फॉर्म की ही मैंने आपको एग्जांपल दी है। रो 1 का लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, नेक्स्ट में इससे ज़्यादा ज़ीरो हैं, और ज़ीरो रो अगर हो तो वो लास्ट पे होगी। तो ये एग्जांपल ऑफ एशेलॉन फॉर्म है। हम इसमें काउंट कर लें कि नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है। तो ये नॉन ज़ीरो रो है, ये नॉन ज़ीरो रो है, ये ज़ीरो रो है। सो नॉन ज़ीरो रोज 2 हैं। सो रैंक ऑफ ए इज़ 2, तो यानी इसका रैंक जो है वो इस मैट्रिक्स का वो 2 है। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट इस तरह हमने क्वेश्चन में रैंक फाइंड करना होता है। तो मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ। होपफुली आप लोगों ने डेफिनेशन को समझ लिया होगा, एग्जाम्पल को समझ लिया होगा और ये नोट को अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि एशेलॉन फॉर्म में रैंक फाइंड करना, रिड्यूस में आंसर इज सेम। तो क्यों फिर हम रिड्यूस में ज़्यादा एफर्ट के लिए जाएं, हम एशेलॉन में ही उसको कंप्लीट कर लें। मैं 10 क्वेश्चन पार्ट 3 कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 3। मैट्रिक्स को ए आप नाम रख लें। सो 3 -1 3 0 -1 1 2 -1 -3 -2 2 3 4 2 5 2 5 -2 -3 3। सो दिस इज अ मैट्रिक्स और हमें इसका रैंक फाइंड करना है। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट हमने रैंक की डेफिनेशन है कि इसको एशेलॉन फॉर्म में शिफ्ट करना है। एशेलॉन फॉर्म कैसे शिफ्ट की जाती है कि आपने सबसे पहले रो 1 का लीडिंग एलिमेंट डिसाइड करना है, वो इस वक्त 3 है। तो डेफिनेशन कहती है कि वो 1 हो तो ज़्यादा बेहतर है। 3 इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, बट अगर 1 होगा तो हम ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे। तो ये 3 है, तो हमें इसको 1 करना है पहले। तो अब इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, हमने उस किसी और रो में देखना है फर्स्ट एंट्री 1 तो नहीं है, ये सबसे ईजी ऑप्शन है, तो वो हमारे पास 1 है। तो हमने इनको इंटरचेंज कर लेना है। एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस में हमें इस बात को अलाउ किया गया है कि आप मैट्रिक्स की रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो वो रो ऑपरेशंस हो जाएंगे। कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम ऑपरेशंस हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, बाहर कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ऐसा डिटर्मिनेंट में रोज इंटरचेंज करते वक्त करते हैं, मैट्रिसेस के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ हम लिख देंगे रो 1 और ये आपने डबल फेस एरो यूज करना है, और आगे रो 2 के हम रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ये नोटेशन इस तरह लिखी जाएगी। तो इस तरह एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हासिल होता है। उसके लिए आप टिल्ड का सिंबल लिखते हैं और ऊपर आर लिखते हैं कि हम रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, वो फर्स्ट पे आ जाएगी और फर्स्ट रो सेकंड नंबर पे आ जाएगी। और बाकी एज इट इज। तो रो 1 का लीडिंग एलिमेंट 1 अब हो चुका है। अब इसके नीचे आपको सबको 0 करना है। 1 की हेल्प से 3 को भी 0 करना है, 2 को भी 0 करना है और इस 2 को भी 0 करना है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट मूव करेंगे आप। तो 3 को 0 करना है। 3 किस में आ रहा है? रो 2 में। रो 2 -3R1। तो आप ये ऑपरेशन पहले यूज कर लें। सो 1 2 -1 -3 -2। क्लियर? पहली रो तो वैसे लिखी जाएगी। अब मैं ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग रो 2 नई क्या बन रही है वो लिख रहा हूं। ये 0 हो जाएगा
और इन दोनों को आप ऑपरेट करें इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। सो रो 2 माइनस 3r1, सो -1 -6 -7, फिर 3 + 3 6, उसके बाद 0 + 9 9 आ जाएगा, -1 और +6 5। तो ये आपकी रो 2 बन गई। फिर आपने इस 2 को 0 करना है, तो ये 2 किस में आ रहा है, रो नंबर 3 में, और इसको रो 1 की मदद से 0 किया जाएगा, तो r3 - 2r1, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद आप अब इन दो एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे इस पैटर्न पे, और ऑपरेशन अब ये यूज़ करना है। रो 3 का एलिमेंट पहले लिखेंगे 3 है, फिर माइनस, फिर 2, फिर रो 1 का एलिमेंट 2। सो 3 - 4 इज -1, 4 -2 into -1, 4 + 2 दैट इज 6। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आ जाएगा जी 2 + 6 8, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 5 + 4 9। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट 0 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा जी अब आप, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, इस 2 को 0 करना है। ये 2 किस में आ रहा है, रो नंबर 4 - 2r1, तो ये आपको ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो ये तो पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपको इन एलिमेंट्स पे ऑपरेट करना है, 5 और इधर रो 1 के, इसी तरह इन एलिमेंट्स को ऑपरेट करना है। सो रो 4 का एलिमेंट 5 है, -2 फॉर्मूले का, r1 का एलिमेंट 2 है, सो 5 - 4 दैट इज 1। फिर आगे चलेंगे -2 -2 -1, सो -2 + 2 0। नेक्स्ट आप -3 -2 -3 -3 + 6 एंड दैट इज 3, एंड फाइनली 3 -2 -2 3 - 4 दैट इज -1। तो स्टूडेंट फर्स्ट रो ने एशेलॉन की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है। पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 और उसके नेक्स्ट 0 इंक्रीज कर दिए। अब ये प्रोसीजर रो 2 पे रिपीट करें। रो 2 का एलिमेंट लीडिंग -7 है, अगर ये 1 हो जाए तो हम बहुत कन्वीनियंट होंगे। तो हमें रो 4 में 1 नजर आ रहा है, तो हम रो 4 इज इंटरचेंज बाय रो 2 कर लेंगे। सो 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 -1, ये रो 2 की जगह रो 4 लिख दी है। रो 3 अपनी जगह पे वैसे ही, और रो 2 जो है वो रो नंबर 4 पे आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो रो 2 का लीडिंग एलिमेंट अब 1 हो चुका है। अब 1 के नीचे 0 करने हैं, ये दोनों को आपको 0 करना है। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, पहले आपने -1 को 0 करना है, रो 3 + रो 2। ठीक है स्टूडेंट? तो आप अब ये ऑपरेशन यूज कर लें। सो रो 3 + रो 2, अच्छा फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो अब आपने इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट लिखनी है। रो 3 + रो 2, -1 + 1 0, 6 + 0 6, 8 + 3 11, एंड 9 - 1 8। क्लियर हो गया स्टूडेंट? और इसी तरह -7 को 0 करना है, तो -7 आ रहा है रो 4 में, +7 r2, और ये 0 किस तरह होगा कि रो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके रो 4 में प्लस कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। आगे वाले एलिमेंट जो भी बन जाए उससे कोई कंसर्न नहीं है, जिनको 0 करने का टारगेट है वो ही हमारा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये ऑपरेशन के मुताबिक इन एलिमेंट्स को ऑपरेट करेंगे। रो 4 6, वो 0 है तो ये 6 ही रह जाएगा। उसके बाद 9 + 7 × 3, 9 + 21, तो ये आपका 30 हो गया। एंड लास्ट पे जो है वो आपके पास 5 + 7 × -1, तो 5 - 7 दैट इज -2। तो स्टूडेंट ये आपका जो है वो सिचुएशन बन गई है। रो 3 जो है वो उसने रो
2 का भी काम कंप्लीट हो गया है। रो 2 का लीडिंग एलिमेंट 1 था, उसके नीचे हमने 0 जनरेट कर लिए। तो रो 2 में एक लीडिंग 0 था, नेक्स्ट में ज़्यादा होने चाहिए थे, तो 2 हो गए हैं, नेक्स्ट में ज़्यादा हमने कर लिए। अब सिमिलरली यही प्रोसीजर रो 3 पे रिपीट करेंगे। तो रो 3 का लीडिंग एलिमेंट 6 है और रो 3 में 2 लीडिंग 0 हैं, नेक्स्ट ज़्यादा होने चाहिए, नेक्स्ट अभी 2 है, नेक्स्ट एटलीस्ट 3 0 नेक्स्ट रो में होने चाहिए। तो अब वो करने के लिए हमने देखना है कि लीडिंग एलिमेंट ये जो 6 है, क्या इसको 1 करें या 6 ही रहने दें, तब भी हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें 1 करने का मकसद ये होता है कि उससे नीचे वाले एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना 1 से आसान होता है, लेकिन यहाँ 6 है, 6 - 6 0 होता है। इसका मतलब है यहाँ अगर 6 भी रहने दें तो नीचे 0 करना 6 से ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 1। तो ये ऑपरेशन, ये 6 को ये लीडिंग एलिमेंट ओके हो गया, इस एलिमेंट को अब 0 करना है आपने। ये एलिमेंट रो 4 में आ रहा है और माइनस रो 3 की मदद से आप इसको 0 जनरेट कर लेंगे। सो 1 2 -1 -3 -2 0 1 0 3 -1 0 0 6 11 8 0 0 0। अब आप बस ये दो एलिमेंट को ऑपरेट कर लें, इनको और इनको, इस ऑपरेशन के साथ। रो 4 30 - 11, तो ये आपका 19 आ गया, और -2 - 8 ये आपका -11 आ गया स्टूडेंट। तो आप देखें कि रो 3 ने भी एशेलॉन की डेफिनेशन को फुलफिल कर दिया है। अब हमारे पास जो फाइनल फॉर्म है वो ये बन गई है। रो 3 का लीडिंग एलिमेंट 6 है, इसमें 2 0 थे, नेक्स्ट में ज़्यादा 0 हो गए हैं। अब इस रो का लीडिंग एलिमेंट 19 है, इसके नीचे और कोई रो नहीं है, तो इसको 19 ही रहने देंगे, इसको 1 करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो ये हमारी मैट्रिक्स की एशेलॉन फॉर्म बन गई है। अब रैंक की डेफिनेशन हमने क्या की थी कि द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। रैंक की डेफिनेशन क्या की थी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एशेलॉन और रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एक नोट मैंने बताया था कि एशेलॉन फॉर्म से जो रैंक निकलेगा और रिड्यूस से जो निकलेगा वो सेम होगा। तो रिड्यूस में अगर हम जाएं तो हमें और लेंथी क्वेश्चन को करना पड़ेगा कि लीडिंग एलिमेंट के ऊपर भी जीरो जनरेट करने पड़ेंगे, तो वो लेंथी प्रोसीजर है, इसलिए हम एशेलॉन तक ही इसको रखेंगे। और यहाँ हम काउंट कर लेते हैं नॉन जीरो रोज क्या हैं। सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, आप काउंट कर लें, ये भी नॉन जीरो रोज है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है, तो रैंक इज 4। नॉन जीरो रोज 4 हैं, यहाँ आगे लिख लें नॉन ज़ीरो रोज़ को आपने काउंट करना है, तो वो आपके पास 4 है। सो रैंक ऑफ ए इज़ 4। तो यहाँ ये बड़े क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके फर्स्ट 2 पार्ट इससे काफ़ी इजी ही होंगे। ये मैंने सबसे हायर ऑर्डर का मैट्रिक्स सेलेक्ट किया था आप लोगों के लिए, तो स्टूडेंट ये आपने करने हैं। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि आपको चैप्टर 3 की जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है उसमें 3.3 एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, 3.5 एक्सरसाइज कम अज़ कम फर्स्ट 3 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, 3.4 फर्स्ट 8 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के लिए। क्लियर हो गया जी? 3.3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट प्रिपेयर करनी है। 3.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट 8 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए एग्ज़ाम्स के लिए हैं, 9 क्वेश्चन आपको इन्वर्स डेफिनेटली ये भी इम्पॉर्टेंट है। रैंक एग्ज़ाम्स में कम आया हुआ है, बल्कि आया ही नहीं हुआ, MCQs लेवल में सिर्फ आया है। और 3.5 एक्सरसाइज के अंदर आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस पे आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए। क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नॉन होमोजीनियस सिस्टम को जो है वो एशेलॉन मेथड से सॉल्व करना, यही ज़्यादातर एरिया एग्जाम्स में डिस्कस किया गया है। 3.12 एक्सरसाइज वो नॉर्मली एक आधा शॉर्ट, कोई MCQs, डेफिनेशन जो आपको पहले टाइप्स वगैरह हैं वो मैंने शुरू में बताई हैं, वो आपने इसकी ज़रूर प्रिपेयर करनी है। और जो हायर डेफिनेशन हैं उसमें आपको रैंक की डेफिनेशन, एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की डेफिनेशन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन, ये डेफिनेशन, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, ये इस चैप्टर से डेफिनेशंस आपको ज़रूर प्रिपेयर करनी है। क्लियर स्टूडेंट? सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट 50% का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। सो चैप्टर नंबर 4 भी जो है वो कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है।
चैप्टर नंबर 4 is based on student quadratic equation. Chapter number 4 is based on the quadratic equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने मैट्रिक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें वही हैं, तो इसलिए आपको कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट करेंगे अभी के ही लेक्चर में। हम चैप्टर नंबर 4 तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने जो डेफिनेशन मैट्रिक में याद की हुई है, अगर आपको वो याद है तो आप उसी को ही जो है वो मेमोराइज़ कर लें, वही उसी को रिवाइज़ कर लें। आप यहाँ फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में वही डेफिनेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लिख सकते हैं। वैसे आप बुक के ऊपर आ जाएं, पेज 139। सबसे पहले आप बुक के ऊपर इस चैप्टर की वेटेज लिख लें कि बोर्ड एग्ज़ाम में चैप्टर नंबर 4 में से कितने मार्क्स का पेपर आता है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेटेज इज़ इम्पॉर्टेंट कि बोर्ड एग्ज़ाम में इसकी क्या वेटेज है। तो स्टूडेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे आपको, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ एक नोट की फॉर्म में। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड वेटेज, बोर्ड परसेंटेज जो है इसमें से क्वेश्चंस आने की, वो जो MCQs हैं वो 1 या 2, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 पार्ट 5 मार्क्स का, 1 पार्ट। तो ये इसकी स्टूडेंट वेटेज है बोर्ड एग्ज़ाम की, ये आप लोग नोट कर लें। चैप्टर नंबर 4 बोर्ड वेटेज, MCQs 1 या 2, किसी पेपर में 1 भी आए हैं, किसी में 2 भी आए हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेटली 3 आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 पार्ट आएगा 5 मार्क्स का। ये किसके साथ मिक्स होता है, ये एट द एंड ऑफ द जो है वो सेशन पता चलता है कि इस साल क्या मिक्सिंग हो रही है। जैसे कि लास्ट ईयर जो है वो ये जो 4 चैप्टर है वो आई थिंक 8 के साथ जो है वो मिक्स हुआ था, तो इस तरह या 6 के साथ मिक्स होता है। उससे पहले ये 3 और 4 भी मिक्स होता रहा है, तो ये वेरिएशन होती रहती है इसमें। तो ये आपको एट द एंड जो है वो सेशन ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इस साल किस वेटेज के साथ जो है वो चैप्टर 4 ने किसके साथ ज्वाइन होगा। तो बहरहाल 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 की बोर्ड वेटेज है। ये आप लोग बुक के ऊपर ही नोट कर लें जहाँ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है, और फिर हम अपने टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही जो आप ने मैट्रिक में डेफिनेशन याद की है, मैंने वही बात रिपीट की है कि आपने वही याद है तो आप इट्स ओके वही उसी को भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। वरना बुक के ऊपर जो इंट्रोडक्शन का पेज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स में जाएं तो हम इसको कह सकते हैं एन इक्वेशन विच कंटेन मैक्सिमम डिग्री 2, जिसमें मैक्सिमम वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो दैट इज ax² bx + c इज इक्वल टू 0। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये ज़रूरी है लिखना, क्योंकि a जो है वो a b c आर द कॉन्स्टेंट, a b c आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज अ वेरिएबल। इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है जिस नाम से, उसको हम क्वाड्रेटिक इन x इसको हम जो है वो कॉल करेंगे। और क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और हमें इसके सोल्यूशन में x को ही फाइंड करना होता है, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू ही हमें डिमांड होती है, उसको ही फाइंड करना होता है। तो ये जो ए बी सी आर द कॉन्स्टेंट है, ये जो a है इसके ऊपर कंडीशन है कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा यानी ये कांस्टेंट अगर आप 0 लेंगे तो 0 × x², ये टर्म 0 खत्म हो जाएगी और आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी और इसकी डिग्री 1 होगी, तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, इसलिए जो x² का कोएफिशिएंट है उसके ऊपर कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए।
So this is a standard definition of quadratic equation and standard format of quadratic equation. Ax square plus bx plus c is equal to 0, a not 0. This is called quadratic equation. क्लियर स्टूडेंट? तो ये बुक पे आपकी डेफिनेशन लिखी है, इसको आप अंडरलाइन कर लें. अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अनदर नेम है वो उन्होंने बताया कि इसको हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं. सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक का ही सेकंड नेम है. सेकंड नेम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. पेपर में हो सकता है आज डिफाइन सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब होगा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही डेफिनेशन करनी है. क्लियर स्टूडेंट? तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही बात होगी. अच्छा, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद आती हैं उसकी टाइप्स. ये बुक में नहीं लिखी हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. टाइप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो इसका मैं एक आपको चार्ट बना देता हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इन विच b इज नॉट जीरो. कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? इन विच b इज नॉट जीरो. b कौन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखें जो x का कोफिशिएंट है, ये जीरो नहीं होना चाहिए. तो फिर आपकी रिमेनिंग फॉर्म क्या आ जाती है? ये फिर दो तरह की फॉर्म आ सकती हैं इसकी. नंबर 1, नंबर 2, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और सेकेंड ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0. ये दोनों किस्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी ये हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक की टाइप्स में आ जाएंगी. b के ऊपर कंडीशन है तो a के ऊपर तो हमारे स्टार्ट में ही कंडीशन है, उसके अलावा b पे भी कंडीशन आ गई कि वो 0 नहीं होना चाहिए. तो फिर या तो ये फॉर्मेट बनेगा या फिर c 0 हो सकता है. c पे इस डेफिनेशन में कोई कंडीशन नहीं, तो फिर ये फॉर्मेट बनेगा. ये दोनों ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे कि डिग्री 2 है, और अगर इसमें x वाली टर्म भी प्रेजेंट हो जाएगी तो फिर वो हमारी कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी. सो प्योर क्वाड्रेटिक क्या है? इन विच b इज 0. तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें कोफिशिएंट जो x का है वो भी 0 होना चाहिए. तो ये भी हमारे पास 2 टाइप्स की बन जाएंगी. एक हमारे पास बनेगी ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, और सेकंड जस्ट ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये जो इक्वेशन होंगी ये दोनों ही हमारी क्वाड्रेटिक हैं और इनको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. प्योर की रीज़न ये भी है कि इसमें प्योरली डिग्री 2 अवेलेबल है, उससे जो है वो लेस यानी x वाली टर्म्स इसमें मिस है, तो डिग्री 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस तरह की आ जाए तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है. इस तरह की आ जाए ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है. इस तरह की क्वाड्रेटिक आ जाए तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है. इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको कैसे सॉल्व करना है. ये आपको उसकी 4 फॉर्म्स का पता होना चाहिए. चारों क्वाड्रेटिक हैं लेकिन ये 2 कंप्लीट टाइप की हैं और ये 2 प्योर टाइप की हैं. तो ये टाइप्स अगर आपको मेमोराइज हो जाएगी, ये पता होगा, तो आपको सोल्यूशन में थोड़ी सी आसानी होगी कि कैसे इसको हमने सॉल्व करना है. तो स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ए बी सी क्या है ये पता होना चाहिए, एक्स क्या है ये पता होना चाहिए आपको. क्लियर? फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 4 को अंडरस्टैंड करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन सबसे पहला स्टेप आपको याद होनी चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसमें ए बी सी क्या है, इसमें एक्स क्या है, कौन से कांस्टेंट पे कंडीशन है कि वो ख़त्म नहीं हो सकता. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कोई और नाम भी है? तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इसका अनदर नेम है. फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप्स क्या क्या हैं? सो वी हैव मेजर 2 टाइप्स, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है?
उसमें बी वाली टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। वो या इस शक्ल की क्वाड्रेटिक बन सकती है या इस शक्ल की क्वाड्रेटिक बन सकती है। प्योर क्वाड्रेटिक की क्या टाइप्स हैं, क्या होती है, इन विच बी इज डेफिनेटली जीरो। तो फिर ये किस तरह की हो सकती हैं, ये इस टाइप की हो सकती है, इस टाइप की हो सकती है। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसकी टाइप्स के बारे में। फिर आपकी बुक के ऊपर देखें स्टूडेंट एग्जांपल हैं आपके पास, ये मैं आपको एज ए होमवर्क काम दे रहा हूँ कि आप देखें कि ये जो इंट्रोडक्शन में जो 5 एग्जांपल दिए हैं इनमें से कौन सी प्योर की एग्जांपल्स हैं, कौन सी जो है वो कंप्लीट की एग्जांपल्स हैं। इनके नाम आपने आगे लिखने हैं। ये जैसे ही कोई इंट्रैक्शन होगा तो ये मैं आपसे बुक के ऊपर चेक करूंगा कि आपने ये फर्स्ट का क्या नाम बनता है, सेकंड का क्या बनता है, थर्ड का क्या बनता है, एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। फिर एक आदि मैं आपसे और एग्जांपल्स देता हूं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, फिर मैं इससे आगे डिस्कस करता हूं। इससे एग्जांपल्स सिर्फ मैं आपको वेरिएबल्स में फिक्स, नॉर्मली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स को डील कर रहे होते हैं, यानी आपकी बुक में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ज़्यादातर एक्स वेरिएबल के अंदर, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स में ही वो लिखा हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब फॉर एग्जांपल y square plus 3 is equal to 0, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट इन वेरिएबल y। तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि एमसीक्यूज में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो वो किस वेरिएबल में है, ज़रूरी नहीं है कि वो सारी एक्स में ही हो। तो इंपॉर्टेंट है कि डिग्री मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, और वो इन 4 फॉर्म में से किसी फॉर्म में भी हो सकती है, तो वो क्वाड्रेटिक होगी। और बस देख लेना है कि वेरिएबल उसमें कौन सा है, y है तो फिर वो क्वाड्रेटिक इन y होगी, x है तो क्वाड्रेटिक इन x होगी। सो z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इन z वेरिएबल, तो ये z की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो t स्क्वायर प्लस 3t इज इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इन t। तो वेरिएबल के नेम चेंज हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बट वो जो पैटर्न है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। वेरिएबल x y z t कुछ भी आ सकते हैं। तो ये y t ये वेरिएबल भी कहीं कहीं क्वेश्चंस के अंदर यूज होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ x में ही नहीं क्वाड्रेटिक को डील किया जाएगा, y में भी हो सकती है, z में भी हो सकती है, t में भी हो सकती है, लेकिन पैटर्न सेम रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन रहनी चाहिए। ये बड़ी क्लियर बात है। मसलन स्टैंडर्ड फॉर्म मेंटेन कैसे रहनी चाहिए, ये भी एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं। मसलन ऐसे लिखा होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आपसे पूछेगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आंसर इज यस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी है। अब वो पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है, इसको 1 कह दें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1, तो पहले टी स्क्वायर की टर्म होती है, फिर टी वाली टर्म होती है, वो नहीं है तो वो 0t है, फिर कांस्टेंट की टर्म होती है वो 5 है, इसको इधर ले आए, तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी। तो 0t को जरूरी नहीं है कि आप लिखें, तो टी स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 भी किसी भी फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये आपने इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर लिया है। तो सम टाइम जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक तो होंगी बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होंगी, आपने उनको इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे हम स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसकी कोफिशिएंट्स अलग कर सकते हैं, ए बी सी को अलग करना उसी वक्त होगा जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने ज़हन में रखना है। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। सिंपल हैं, आप लोगों ने ये लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, 10th क्लास में आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं ये सारी मैं वही आपको रिपीट कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब नेक्स्ट बात ये आती है कि जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर लें, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लें, तो नेक्स्ट टारगेट होता है कि इसको अब सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा क्या, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। तो मतलब नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन बनती है वो बुक पे नहीं लिखी हुई, आप लोगों ने लिखनी है। मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग इसको लिखेंगे, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि आप वो जो वेरिएबल जो उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, आप उसकी वैल्यू फाइंड करने लगे हैं।
और वो वैल्यू ऐसी होगी जो उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी, उसको ट्रू करेगी। तो आप डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, the values of variable that satisfies the given quadratic equation, the values of variable that satisfies the given quadratic equation are called solution of quadratic equation. The values of variable that satisfies the given quadratic equation are called solution of quadratic equation. कि वेरिएबल की वो वैल्यूज जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उसको ट्रू कर देंगी, हम उनको सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो हम कहेंगे। उसमें फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो मैंने कह दिया 2 and -2 आर सोल्यूशन ऑफ 1, कि 2 और -2 इस 1 के सोल्यूशन है। तो हमने इसको वेरीफाई कैसे करना है कि इनको इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वेरिफिकेशन क्या है? तो आपने ये x की वैल्यू 2 को 1 में पुट कर देना है। सो 2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है 2 की वजह से। सो दिस मीन x इज इक्वल टू 2 इज 1 सोल्यूशन ऑफ 1। तो ये 1 का एक सोल्यूशन आ गया। फिर हमने सेकंड भी है, सो x इज इक्वल टू -2 in 1। अब हमने वो दूसरी -2 को उसमें अप्लाई करना है। सो -2 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन x इज इक्वल टू -2 इज ऑल्सो सोल्यूशन ऑफ 1। तो इस तरह किसी भी इक्वेशन के जो वेरिएबल होते हैं उनकी वो वैल्यूज जो इक्वेशन को ट्रू कर दें, उनको सेटिस्फाई कर दें, उनकी वजह से लेफ्ट राइट साइड इक्वल आ जाए, तो उन वैल्यूज को हम सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप यहाँ तक काम करें कि क्वाड्रेटिक चैप्टर 4 की बोर्ड वेटेज क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 4 में पहली डेफिनेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आनी चाहिए, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ABC किसे कहते हैं, कांस्टेंट कौन है, एक वेरिएबल कौन है, किस कांस्टेंट पे कंडीशन है, इसकी टाइप्स क्या हैं। फिर जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फिर आपने ये देखना है कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन जो है वो वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं जो उस क्वाड्रेटिक को ट्रू कर देती हैं, उनको सोल्यूशंस कहते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।